हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसमें हमने ये भी बताया था कि मैं जो है 30 डेज़ में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे वीडियोस अपलोड करूँगा। तो ये जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ये उसी सीरीज का एक पार्ट है। तो आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है इरिगेशन। इसमें हम कवर करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जिसमें हम ड्यूटी डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें कि हम फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग जो है गेट के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो ये आप आसानी से इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे और इससे आप 1 से 2 मार्क्स आप गेट में जरूर ले आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको अलग अलग कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, दिस इज आइसोलेटेड टॉपिक, और ये जो है कंसेप्ट आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, बेसिकली इसका मीनिंग यही है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द वे इन विच वी सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके लिए बहुत सारे जो हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना है, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये सारे। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है आपका इस टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट में जो हम सीड को सो कर रहे हैं, ठीक है ना, बीज रोपण कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है आपका हार्वेस्टिंग का पॉइंट है, जहाँ पे हम फसलों को काटते हैं। तो जब हम बीज का रोपण करते हैं तो उसके पहले एक बार हमें जो है फील्ड में पानी देना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है वो जो फील्ड है आपका सॉफ्ट हो जाए। जब सॉफ्ट हो जाएगा तब हम आसानी से बीज रोपण कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाटरिंग होता है, जो सबसे पहली बार हम जो पानी देते हैं फील्ड में, उसको हम कहते हैं पैलियो इरिगेशन, ठीक है। और जब सोइंग के बाद पहला जब वाटरिंग करते हैं उसको हम कहते हैं कोर वाटरिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। पैलियो इरिगेशन ऐसा टर्म्स है जो कि जब हम सो करते हैं सीड को, उसके पहला जो सबसे पहला वाटरिंग है दैट इज कॉल्ड एज पैलियो इरिगेशन। और सेकेंड वाला जो है जो सोइंग के बाद का पहला जब वाटरिंग करते हैं दैट इज योर कोर वाटरिंग, ठीक है। और जितना डेप्थ हम वाटर देते हैं उसको कहते हैं हम कोर वाटर डेप्थ। तो इसको आप समझ सकते हैं। और ये जो इंटरवल्स में जो हम वाटर देते हैं क्रॉप्स को, आप देख सकते हैं ये इंटरवल है, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं या रिटर्न पीरियड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए। और फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के जो लास्ट वाटरिंग का जो पीरियड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं बेस पीरियड। और जो सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड है उसको कहते हैं हम क्रॉप पीरियड। तो ये दोनों सारे जो टर्म्स है दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बेस पीरियड है या क्रॉप पीरियड है वो बेसिकली हम लोग डेज में काउंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, डेज में आ जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेल्टा एंड ड्यूटी। डेल्टा, इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो जब भी जो क्रॉप्स है उसका फुल ग्रोथ के लिए जो बेस पीरियड में हम पानी सप्लाई करते हैं, तो टोटल डेप्थ जो होता है, ठीक है ना, टोटल डेप्थ कितना, मान लीजिए कितना भी एरिया है, ठीक है ना, उसमें हम कितना डेप्थ जो है थ्रू आउट द बेस पीरियड हम मेंटेन करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा जो है आपका डेप्थ की बात है। यहाँ पे यूनिट्स क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ड्यूटी, इट इज़ द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरीगेटेड बाय फ्लो ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट बेस पीरियड। तो इसमें यही बता रहे हैं कि नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरीगेटेड बाय फ्लो वाटर एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट। तो हमें इसमें ये देखना है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू आउट द बेस पीरियड में अगर हम वाटर सप्लाई करते हैं तो उससे हम कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड इरीगेट कर पाते हैं। तो बेसिकली इसको हम इस तरह से देखते हैं, एरिया ऑफ लैंड इरीगेटेड अपॉन डिस्चार्ज। तो इसका जो यूनिट आता है आपका हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो अब यहाँ पे जो है एरिया हम आप लेंगे वो हेक्टेयर में लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना होते हैं, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा हमेशा, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो इससे हम आसानी से जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं।
ठीक है। तो डेल्टा मतलब कि डेप्थ, ठीक है ना, कितना डेप्थ ऑफ वाटर हम उस फील्ड में दे रहे हैं। और ड्यूटी मतलब कि अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर हम वाटर सप्लाई करते हैं तो कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड वहाँ पे इरिगेशन होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे दोनों के बीच का रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। तो बेसिकली अगर हम देखें कि डिस्चार्ज सप्लाई जो है अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड करते हैं वहाँ पर फील्ड में, और जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो डेल्टा से हम डिनोट करते हैं इन मीटर। देखिए ध्यान से, हमने जो डेल्टा लिया है वो मीटर में लिया है, बेस पीरियड बी डेज। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो रिलेशंस आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलेशन कैसे बन रहा है, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे थ्रू इरिगेशन से, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड थ्रू इरिगेशन क्या होगा आपका, डिस्चार्ज इनटू बेस पीरियड। इरिगेशन तो पाइपलाइन से सप्लाई करें या कैनल लाइनिंग से, तो यहाँ पे हम देखिए डिस्चार्ज कितना दे रहे हैं, तो डिस्चार्ज हमने यहाँ पे लिया है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू, तो ये क्या है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया डिस्चार्ज, और कितने डेज के लिए लिया है, बी डेज के लिए, तो यहाँ पे आपका होगा इंटू बी। ठीक है ना, बी डेज इंटू, तो बी डेज में है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये क्या हमने लिया है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको बी इंटू 24, एक दिन में 24 घंटे इंटू 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज और बेस पीरियड क्या है आपका बी डेज, तो बी इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ जा रहा है टोटल वॉल्यूम वाटर जो हम इरिगेशन के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ 86400 इंटू बी मीटर क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम जो है आपका मीटर क्यूब में निकालें। तो ये जो है हमारा वाटर सप्लाई जो हो रहा है थ्रू इरिगेशन। इसके बाद अब जैसे आपने इतना सप्लाई किया है तो हमारे फील्ड में कितना जगह है, अगर हम उसको अलग तरह से देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड इन द फील्ड, तो जितना फील्ड में एरिया है, ठीक है ना, जो जितना भी पानी आया तो एरिया को कवर करेगा। तो एरिया इंटू डेप्थ ऑफ वाटर, कितना डेप्थ आपने मेंटेन किया, हाइट जो है उसका पानी का कितना वहाँ पे मेंटेन किया गया। तो अगर हम लेते हैं कि d इंटू 10⁴, अगर हम d लेते हैं आपका ड्यूटी को, तो उसको क्या करेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना है। तो d क्या है आपका, हेक्टेयर पर क्यूबिक है, तो हेक्टेयर को हमने मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10⁴ हो गया, और इंटू डेल्टा हमने यहाँ पर मीटर ही लिया है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे भी आपका मीटर स्क्वायर हो गया और ये आपका मीटर हो गया। तो जब दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए। तो अब यहाँ पे हम अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड थ्रू इरिगेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इन द फील्ड। ठीक है ना, जितना हमने जो है इरिगेशन से सप्लाई किया वही ना जाके फील्ड में रुका है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया है, 86400 बी इक्वल टू डी ड्यूटी इंटू 10⁴ इंटू डेल्टा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा। तो क्या आ रहा है फार्मूला आपका, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी इंटू डी। ठीक है ना, तो यहाँ से ये फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपका सभी के यूनिट क्या क्या है। तो यहाँ पे ये डेल्टा है, तो डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। तो डेल्टा हमने मीटर में लिया है, ड्यूटी जो है वो हमने हेक्टेयर पर क्यूबिक लिया है, और बी जो है इन डेज लिया है। तो हमें यूनिट को ध्यान देना है। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस दैट इज इफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स 15 days टाइम, the depth of water required during this time is 40 centimeter, but 12 centimeter effective depth of rainfall takes place. Calculate duty of the crop. तो बेसिकली इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो हमें देखना है। तो देखेंगे कि जो बेस पीरियड है जितने के लिए हमें पानी की बात की गई है वो 15 days है। ठीक है ना, तो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इज, जो डेप्थ ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड हो रहा है डेल्टा क्या हो रहा है आपका 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, बट 12 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल टेक प्लेस, मतलब कि 12 सेंटीमीटर आपको क्या हो गया, रेनफॉल हो गया। तो हमें नेट रिक्वायरमेंट कितना हो गया, नेट रिक्वायरमेंट इक्वल टू 40 - 12 दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये जो हमारा नेट रिक्वायरमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, ड्यूटी कैलकुलेट करना है। तो हमें जहाँ पता है ड्यूटी इक्वल टू 8.64
बी अपॉन डेल्टा, ठीक है ना। तो 8.64 इंटू बी, हमें पता है बी 15 डेज है और जो डेल्टा है वो 28 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या करेंगे 0.28 मीटर, ठीक है ना। हमने जो है इसको मीटर में लेना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा डी इक्वल टू 462.85 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें दो कंसेप्ट को आपको देखना है कि जब भी आपका जो रेनफॉल हो गया, इफेक्टिव रेनफॉल मतलब आपका फील्ड में वो भी आ रहा है, तो उसके कारण से हमारा 12 सेंटीमीटर जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और आपको यूनिट जरूर देखें, अगर आप 8.64 बी बाई डेल्टा यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है यूनिट्स ये डेज में और ये आपका मीटर में लेना है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो वाटर सप्लाई होता है, जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम देते हैं वो किस तरह से होता है, ठीक है ना। कभी कभी ये टर्म्स पूछ दिए जाते हैं, तो इसमें देखेंगे जैसे कि ये जो रिवर है, रिवर में जो है आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वाटर फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये जो है आपका दिस इज योर मेन कैनाल, यहाँ से हमने जो है कैनाल निकाला है, तो ये आपका मेन कैनाल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से फिर हमने जब ये निकाला तो दिस इज योर ब्रांच कैनाल। तो यहाँ के पे अगर जब ड्यूटी की बात होगी एट दिस मेन कैनाल के हेड में, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस क्वांटिटी, ठीक है ना। कभी पूछ देते हैं फाइंड द ग्रॉस क्वांटिटी। अगर हम बात करेंगे ब्रांच कैनाल में, ठीक है ना, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। इसको जितने ब्रांच हम निकालते जाएंगे तो ये अलग अलग देखिए इस तरह से जो है वाटर हमारे फील्ड में आ रहा है। तो ये सारे जो हो गए, ये ब्रांच कैनाल हो गया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी या माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, तो उसका अगर हम ड्यूटी निकालते हैं तो उसको हम लेटरल क्वांटिटी कहते हैं। और अगर हम वाटर कोर्स जो फील्ड में जाने के पहले का जो फाइनल जो है, तो उसको हम कहते हैं वाटर कोर्स। और उसके लिए जब ड्यूटी हम निकालते हैं तो उसको कहते हैं आउटलेट फैक्टर। और जितना जो है फिर फाइनली जो वाटर जो है हमारा फील्ड में जा रहा है, तो उस हेड में अगर हम ड्यूटी निकालते हैं तो वो आता है आपका नेट क्वांटिटी। सम मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स, ग्रॉस कमांड एरिया। तो ग्रॉस कमांड एरिया में इज द टोटल कल्टिवेबल एंड नॉन कल्टिवेबल एरिया कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ए डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटरी आ रहा है तो उसमें कल्टिवेशन के लिए कितना एरिया है, नॉन कल्टिवेशन, दोनों को जोड़ के जो एरिया आता है तो उसको हम ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। उसके बाद कल्टिवेबल कमांड एरिया। कल्टिवेबल कमांड एरिया में पार्ट ऑफ GCA एट विच कल्टिवेशन इज पॉसिबल। तो जिस तरह से नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कल्टिवेबल, जिसमें आपका कल्टिवेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। द पार्ट ऑफ CCA एट विच इरिगेशन इज डन एट ए गिवन टाइम, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीजन। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऐसा है कि हम कितने जो है कल्टिवेशन कमांड एरिया का कितना पार्ट है जिसमें हम इरिगेशन एक पार्टिकुलर टाइम में दे रहे हैं। अगर सीजन वाइज हम बात करें अलग, जैसे मान लीजिए कि खरीफ सीजन हो गया, रबी सीजन हो गया, तो सबके लिए अलग अलग आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा। और जब हम टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे तो उसमें आपका दोनों का सम लिया जाएगा, ठीक है। और कुछ एफिशिएंसीज, इसको भी आप देख लीजिए। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, NC इज द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन वाटर डिलीवर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पिछले फिगर में बताया था कि कितने जो हैं आपके वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, फील्ड में कितना पानी आ रहा है अपॉन कि जो है अपने टोटल जो है हेड ऑफ द कैनाल में आया था, ठीक है ना। जो फाइनल जो हेड था उसमें कितना आया था, तो इसमें देखेंगे कि 2% होगा, वो कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो सीपेज के कारण वाटर निकल जाते हैं और ग्रेविटी के कारण पानी जो है डाउन चले जाते हैं। सेकेंड जो है आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। अब रूट जोन में कितना आ रहा है एक्चुअली, हाँ, अपॉन टोटल वाटर डिलीवर्ड एट द हेड ऑफ द फील्ड, फील्ड के हेड में कितना पानी आया और हमारे एक्चुअली जड़ में कितना गया, जितने भी प्लांट्स हैं उसके जड़ में कितने गए, तो इसका रेशियो जो हो गया आपका एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, वाटर बेनिफिशियली यूज बाय प्लांट्स, वहाँ पे रूट जोन में दिए लेकिन यूज कितना किया गया अपॉन डिलीवर एट दी हेड ऑफ द फील्ड। तो दीज आर दी एफिशिएंसी टर्म्स, कभी कभी यूज होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड कैपेसिटी, द मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन एट द इंस्टेंट व्हेन ऑल द ग्रेविटी वाटर हैज जस्ट इन्फिल्ट्रेटेड टू द ग्राउंड वाटर टेबल।
ठीक है ना, जितना मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है, तो ये आपका परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन एट द इंस्टेंट, जब भी सारे जो पानी है, ठीक है ना, वो ग्रेविटी के कारण सारे जो है इनफिल्टर होकर के ग्राउंड वाटर में मिल गए, और जितने पानी बच गए हैं, जितना मॉइस्चर कंटेंट बच गया है, उसे हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है ना। तो जितना भी आपका सॉइल था, ड्राई सॉइल था, उसमें जब पानी हुआ, बारिश हुआ, तो वो कितना रिटेन होता है, तो वाटर रिटेन्ड अपॉन वेट ऑफ द सॉइल वाटर। तो इसका जो रेशियो है, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज में फील्ड कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें देखना है कि फील्ड कैपेसिटी के का फॉर्मूला कैसे आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं सॉइल का और d मीटर डेप्थ लेते हैं रूट जोन का, ठीक है ना, तो अब देखते हैं उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, अगर हमारा डेप्थ d है और एरिया 1 लिया है हमने, तो d मीटर क्यूब हो जाएगा। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डी, एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर हम गामा डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। यूनिट देख लीजिए, किलोमीटर पर मीटर क्यूब, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा, किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको देखिए, हमने जैसे आपको बताया फील्ड कैपेसिटी क्या बताया, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन दी सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन ड्राई वॉल्यूम। तो गामा डी है हमारा यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इंटू डी डेप्थ, और 1 हो गया आपका एरिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, और वेट ऑफ वाटर, और ये फील्ड कैपेसिटी। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर को वी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है ना, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, इसको आप बाकी इसको सेपरेट आउट कर देंगे, तो एफ इंटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है ना। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एरिया हमने कितना लिया है, 1 मीटर स्क्वायर, तो डी डब्ल्यू का ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। डी डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डी डब्ल्यू इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी इंटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है। तो अगर देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं, वॉइड्स में फिल हो रहे हैं, ठीक है ना, अवेलेबल एट द फील्ड। तो वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला आ जाएगा, ये हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो वी बी अपॉन बी एस, हम वी डब्ल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड से। तो यहाँ पे आपका जो है ये पोरोसिटी आ जाता है, ठीक है ना। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये फार्मूला आपका आ जाता है फील्ड कैपेसिटी के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस फिगर को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं ये जो है आपका, ये वाई एक्सिस में आपका मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मॉइस्चर कंटेंट बता रहा है यहाँ से करके पूरे लास्ट तक। तो मैक्सिमम जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो फील्ड कैपेसिटी होगा, ठीक है ना, जितना वाटर जो आपका रिटेंड हुआ है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। अगर जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है इससे नीचे हो जाएगा सॉइल में, तो वो जो वाटर, वो जो प्लांट्स हैं वो मुरझा जाएंगे और वो मर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ योर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट जो है इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग जो है बाउंड्री लेवल पे नहीं लेकर के थोड़ा सा उसमें 20% एक्स्ट्रा लेते हैं, जो कि अवेलेबल और कैपेसिटी वाटर जो अवेलेबल रहता है, या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की हम बात करें, ठीक है ना। ये जो है ये हमारा, ये इतना हमें जो है इस लेवल तक रहना चाहिए, इसके ऊपर ही रहना चाहिए पानी। और इससे नीचे आ गया तो हमारा डेंजर है, और इससे नीचे चला गया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बचता है प्लांट्स को बचाने के लिए। तो हमें ये जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इसको मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये फील्ड कैपेसिटी, ये हो गया आपका अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जहाँ पर है, या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और ये आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया। और ये जो है आपका ऐसे वाटर हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल नहीं था। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स के लिए कौन से वाटर अवेलेबल होते हैं, जो कैपिलरी राइज के कारण जो वाटर मिलता है उसी को हम जो है वो मानते हैं, ठीक है ना। तो जो नॉन अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है या हाइग्रोस्कोपिक के कारण सॉइल में चला गया, जो कि हमारे यूज़ का नहीं है, प्लांट्स के यूज़ का नहीं है, तो उसको हम काउंट नहीं करते। ये जो है आपका ये नीचे वाले हो गए, ठीक है।
इसमें और आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है आपका फील्ड कैपेसिटी था, वाटर क्या है डे बाई डे धीरे धीरे करके क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो फिर जैसे ही रिड्यूस हुआ तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वाटरिंग करना है, ठीक है ना, वाटर प्रोवाइड करना है। तो इसको ये जो पीरियड है उसको हम करते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, ठीक है ना। इरीगेशन जब हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही जो वाटर जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के पास आ रहा है, नीचे जा रहा है, उसको हमें तुरंत इरीगेशन करने की जरूरत है। तो यही जो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन होता है, हर पीरियड में हमें इसे सप्लाई करने की ज़रूरत है। इसके बाद आप इस फिगर को देखिए जो सेम ही है, फील्ड कैपेसिटी यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सभी के लिए डेप्थ निकालना है। जैसे अभी हमने आपको वो कंसेप्ट बताया, तो डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी डेप्थ ऑफ रूट जोन। अगर हमें ये डेप्थ निकालना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ सी माइनस ओ एम सी, ठीक है ना, फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो ये जो डेप्थ है वो उसका हमें लेना पड़ेगा मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इसको लेंगे, फिर इसको जो है मॉइस्चर कंटेंट को हमें इसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। डायरेक्टली आप उसको परसेंटेज में ना यूज़ करें, इसको फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे तब ये यूज़ होगा। सिमिलरली अगर हमें फिर यहाँ से लेकर के फील्ड कैपेसिटी लेकर यहाँ तक का डेप्थ चाहिए, तो फिर फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस तरह से अगर हमें टोटल चाहिए तो फील्ड कैपेसिटी माइनस 0। तो इस तरह से जो है हम सभी का डेप्थ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द रूट जोन, कभी ये पूछ लिए, ठीक है ना, कभी ये पूछ लिए। तो ये सब चीज़ें हमें आसानी से कैलकुलेट करेंगे अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। तो अब हम जो है लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको करवाएं। हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर के आफ्टरनून सेशन में क्वेश्चन आया था। So the crops are grown in a field having soil which has field capacity of 30% and permanent wilting point of 13%. The effective depth of root zone is 80 cm. Irrigation water is supplied when the average soil moisture drops to 20%. Consider density of the soil as 1500 kg per meter cube and density of water as 1000 kg per meter cube. If the daily consumptive use of water for the crops is 12 mm, the frequency of irrigating the crops in days. तो इसमें आपको दिया हुआ है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, फील्ड कैपेसिटी दिया हुआ है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है, परसेंटेज आपको दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको फिगर में ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे देखेंगे सबसे ऊपर में आपका फील्ड कैपेसिटी है जो कि आपको दिया हुआ है 30%, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये कितना दिया है 20%, और लास्ट में आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP ये दिया है आपका 30%। तो हम जानते हैं कि वाटर हम कब सप्लाई करते हैं, जैसे ही वो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचे जाने का इस तरह से ग्राफ जाता है, ठीक है ना। जैसे ही जो है हर दिन यहाँ पे दिया हुआ है डेली कितना कम हो रहा है, डेली आपका जो है 12 mm जो है वो पानी कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है ना। तो 12 mm करके करते हुए जा रहा है और लास्ट में ये कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ख़त्म होगा तो हमें फिर से यहाँ पे आपको इरिगेशन सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये डेप्थ निकालना है, ठीक है ना, कि ये इसका DW कितना है। तो हम जानते हैं DW का फॉर्मूला हमने जानते हैं गामा D इंटू गामा W इंटू D इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। तो ये आपको ये फॉर्मूला दिया है, आपको डाटा से गिवन है तो आप आसानी से कैलकुलेट। तो गामा D या गामा W दिया है, हमें यूनिट वेट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो है डेंसिटी दिया है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों रेशियो में है। तो जो भी अगर हम कन्वर्जन चेंज भी करते हैं तो आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी कैन राइट डेंसिटी ऑल्सो। तो 1500 अपॉन 1000 इंटू डी आपका कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर दिया है, और फील्ड कैपेसिटी कितना दिया है 30। तो उसको हम क्या है डेसिमल में लेंगे 0.3 माइनस 0.2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। 15 8 120 इंटू 0.1 तो कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका
सेंटीमीटर था, तो ये भी आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। और कंजम्पटिव यूज़ दिया है आपका, CU दिया है आपका 12 mm दिया है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, तो इसको हमें mm में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जाएगा 120 mm, और अपॉन जो डेली कंजप्शन यूज़ है, तो ये हो जाएगा 12 mm। तो यहाँ पे आपका 10 days आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 1। सेकेंड क्वेश्चन जो है कि आपका 2020 में ही फोरनून सेशन में आया था। तो क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन में। द डाटा फॉर एन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर स्पेसिफिक मंथ आर गिवन बिलो। पेन इवापोरेशन दिया हुआ है 100 mm, इफेक्टिव रेनफॉल 20 mm, क्रॉप कोफिशिएंट 0.4, इरिगेशन एफिशिएंसी 0.5। सो हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर टू बी अप्लाइड टू द फील्ड इन दैट मंथ। ठीक है, तो ऑप्शंस भी दिए हुए थे। तो सबसे पहले हमें पेन इवापोरेशन मतलब कि जो रिक्वायरमेंट हो रहे हैं हमारे टोटल फील्ड से जो वाटर जा रहा है वो 100 mm जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्रॉप कोफिशिएंट कितना था 0.4। तो यहाँ से जो वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप जो होगा, जो वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इक्वल टू 0.4 इंटू 100। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट जो था क्रॉप का वो 40 mm हो रहा था। ठीक है ना, और इसमें क्या है हमारा बारिश हो गया, इफेक्टिव रेनफॉल ने बताया था आपको कि जब इफेक्टिव रेनफॉल हो जाएगा तो वो क्या यूज़ हो रहे हैं फील्ड में प्लांट्स के द्वारा, तो हमारा इफेक्टिव रेनफॉल बाई 20 mm दिया हुआ है। तो अब रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, जाएगा 40 माइनस 20, तो हमारा 20 mm का रिक्वायरमेंट है। जब 20 mm का रिक्वायरमेंट है तो आपको दिया हुआ है इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है, जब इरिगेशन आप सप्लाई करेंगे तो उसका एफिशिएंसी हमारा 0.5 दिया है। मान लीजिए आप 100 mm वाटर सप्लाई करो तो 50 mm ही आ रहा है। ठीक है ना, तो एक तो उसे हमें पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि जितना आप सप्लाई करो तो उसमें कुछ लॉसेस हो जा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 अपॉन एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 40 mm। सो द आंसर इज 40 mm। आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी आप अगर कंसेप्ट में गड़बड़ करेंगे तो ऑप्शन सेम, चारों एकदम सेम दिया हुआ है। थोड़ा सा भी आप डिवाइड मल्टीप्लाई में गलत करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। इसलिए पूरी ध्यान से इसको समझिए और क्वेश्चन सॉल्व करें। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, गेट 2019 में आया था। तो द कमांड एरिया ऑफ ए कैनाल ग्रोज ओनली वन क्रॉप दैट इज wheat. The base period of the wheat is 120 days and its total water requirement delta is 40 centimeter. If the canal discharge is 2 meter cube per second, the areas in hectares rounded up to the nearest integer which could be irrigated. तो यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल आंसर्स क्वेश्चंस थे, तो ऐसा नहीं है कि आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, आपको इसको भी सॉल्व करना ही करना है और इसका नेगेटिव मार्क नहीं है तो 100%। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जैसा हमने कंसेप्ट आपको बताया है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि क्या क्या चीज़ आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बेस पीरियड, बेस पीरियड आपको दिया हुआ है 120 डेज। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, और आपको डेल्टा दिया हुआ है, यूनिट ध्यान देंगे 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, और डिस्चार्ज 2 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। ठीक है, अब इसको आपको दिया हुआ है कि राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब देखते हैं कि आपका इंटीजर आता है कि डेसिमल आता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप फॉर्मूला लगा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कंसेप्ट बताया है आप उससे करेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा। हमने आपको बताया था वॉल्यूम वाटर सप्लाइड। ठीक है ना, जो वॉल्यूम वाटर सप्लाइड जो करेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा
ठीक है ना। तो इसके बाद हम इसको देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई कितना किया गया। तो सप्लाई करने के लिए आपको डिस्चार्ज दिया गया है, डिस्चार्ज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू बेस पीरियड 120 डेज, इतना ही आपको वाटर सप्लाई किया गया। बेस पीरियड अगर आपको दिया है डेज में तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है ना, मिनट एंड सेकेंड, आवर्स को कन्वर्ट किया फिर। तो ये आपका जो है बेसिकली इन मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई किया गया। और जो रिसीव किया गया वो कितना है, तो रिसीव के लिए अब हमें देखना है रिसीव कितना किया गया। रिसीव तो किया एरिया इंटू डेप्थ, ठीक है ना। तो डेल्टा आपको दिया 40 सेंटीमीटर, बट हम इसको क्या करेंगे कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ भी आपका मीटर क्यूब है, दोनों साइड में जो यूनिट है वो सेम है। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से 1 जीरो हटा दिए, तो 2 इंटू 120 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, हमें हेक्टेयर में पूछा गया है तो हेक्टेयर के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 4 से तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सारे कट गए। अब 4 है तो 6 से ये कट जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 2 जा 24 इंटू 6 6 6, तो यहाँ से 216। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5184 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देंगे, तो मैं वहाँ से आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।